हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं नरेश भाटी आपका वेदस्ट ग्रुप पे स्वागत करता हूं और ये 66वीं बीपीएससी का पीटी के लिए पूरी तरह से मुफ्त बैच है और ये फुल कोर्स करवाया जाएगा आपको और ये गारंटेड कोर्स है। हर लेक्चर जो होगा क्लास का वेदस्ट ग्रुप में, वहां से आपके क्वेश्चन गारंटीड आने हैं। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ देंगे, पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री बैच है ये, फ्री। और दूसरा, फुल कोर्स करवाया जाएगा आपको। और तीसरा, गारंटीड क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे वेदष्टि ग्रुप की तरफ से। तो आप सबका एक बार फिर से वेदष्टि ग्रुप में स्वागत है। और कल हमने हिस्ट्री का पहला लेक्चर किया था जिसमें हमने स्टोन एज पढ़ा था। स्टोन एज में 3 अलग अलग पार्ट्स थे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, न्योलिथिक, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पुरापाषाण काल में क्या था? मनुष्य क्या करता था? सीधी सी बात है, वो शिकार करता था और भोजन को इकट्ठा करके खाता था। टूल्स कैसे थे उसके? टूल्स बड़े बेढंगे, रफ और जुगाड़ टाइप समझने के लिए। तो हमारी बातें और क्या था? टूल्स के हो गए। और अग्नि की खोज किस काल में हुई? तो पुरापाषाण काल में। क्लियर है? उसमें एक और एक्स्ट्रा और नॉलेज जोड़ सकते हैं कि जो आज आधुनिक मानव जिसको हम होमो सैपियन सैपियन कहते हैं, तो वो किस काल में आया था? होमो सैपियन सैपियन जो मनुष्य है वो पुरापाषाण काल में। क्लियर है इतना? ठीक है। और उसके बाद फिर हमने मीसोलिथिक में देखा था, मध्यपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्यपाषाण काल में आते आते मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था। क्लियर है इतना सब सभी को? पशुपालन शुरू कर दिया, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, ठीक है, पिग यानी सुअर। और औजार भी कैसे कर लिए थे? बहुत सूक्ष्म पाषाण हो गए थे, जिनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स हो गए थे। प्रक्षेपास्त्र तकनीक पे आधारित थे वो। तीर धनुष चलाना, भाले की नोक, ठीक है, तीर की नोक। तो इस तरह के हमने औजार बनाने, छोटे सूक्ष्म पैने औजार बनाने शुरू कर दिए थे। क्लियर है? और उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि जो पुरापाषाण काल का मनुष्य था वो कहाँ रहता था? जंगलों में, गुफाओं में, नदियों के किनारे। और ऐसी फेमस गुफाएं कहाँ से मिली हैं? भीमबेटका एमपी से मिली हैं। जो वो चित्रित गुफाएं हैं जिनमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल का मनुष्य उस टाइम पीरियड में रहा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रित गुफाएं कहाँ से मिलती हैं। भीमबेटका गुफाएं किस काल से संबंधित है? या इनको हम कहते हैं रॉक शेल्टर, शैलाश्रय। शैल होती है वही चट्टान, पत्थर, आश्रय मतलब घर हमारा जहां हम रहते हैं। तो शैलाश्रय भी हिंदी करके पूछ सकता है। चित्रित गुफाएं, रॉक शेल्टर, पेंटेड केव्स। रॉक शेल्टर, शैलाश्रय गुफाएं, चित्रित गुफाएं, पेंटेड केव्स कहां से मिलती है? जहां आदि मानव रहा करता था। तो कहां से मिलती है? भीमबेटका से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस की बात कर लें, या हम बात करें तो एमपी पीसीएस की बात करें, राजस्थान पीसीएस की बात करें, या यूपीएससी की बात करें, आईएएस यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन वो अभी भी पूछता है। पहले कुछ ज्यादा पूछता था, थोड़ा सा उसने आईएएस वाले यानी यूपीएससी ने अपने एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम। क्लियर आप सभी को? तो भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां से हमें पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो कौन से दो स्थान मैंने कल बताया था आपको? बागौर राजस्थान और भी आपका आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश। फिर हमने बात करी थी न्योलिथिक की। न्योलिथिक मतलब नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या सीखा मनुष्य ने? खेती बाड़ी करना सीख लिया, अनाज का उत्पादन करना सीख लिया, यानी जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। तो ये मानव जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट। क्लियर है इतना आप सभी को? पूछेगा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछे हुए हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस में कि खेती की शुरुआत किस युग में होती है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो किस पे टिक मारेंगे हम? नवपाषाण काल। स्थायी जीवन की शुरुआत कब हुई? स्टेबल लाइफ, स्थायी जीवन, तो कब हुई? नवपाषाण काल में। घर बनाना कब सीखा? नवपाषाण काल। क्लियर इतना आप सभी को? पहिए का, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ व्हील या इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है, पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन कब हुआ? नवपाषाण काल में। अब यहाँ पे टूल्स बहुत मॉडिफाई, मतलब बहुत परिष्कृत, बहुत अच्छे टूल्स हो गए और बाकायदा उन पे क्या है? पॉलिश करके वो चमकदार हमने अपने टूल्स बना लिए। तो सीधा क्वेश्चन आ गया, पॉलिश वाले औजार या टूल्स कहाँ से मिलते हैं या किस टाइम के थे? वो कौन सी एज में बनाए थे, किस युग के थे, किस काल के थे? तो वो नवपाषाण काल के टूल, बहुत अच्छे पैने, अब बढ़िया और पॉलिशदार यहाँ पे टूल्स हमारे हो गए हैं। समझ में आई बातें? क्लियर है? अब वो ऊन के सूती कपड़े भी क्या है?
बनाकर पहनने लगा और बर्तन बनाना भी इस टाइम पीरियड में उसने सीख लिया था। तो धीरे धीरे ये बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी नॉलेज अब मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए सीख लिए, जिससे थोड़ा लाइफ पहले से ज्यादा कैसी हो गई, मतलब इजी, मतलब आसान हो गई। क्लियर है इतना? तो ये जो इंडिया में ये जो सारा डेवलपमेंट हुआ न्यूलिथिक, वो एक साइट है, एक प्लेस है, एक स्थान पड़ता है बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का, जहां पे एक जगह है मेहरगढ़। मैंने कल आपको बताया होगा, मैप मैंने आपको बना के दिखाया था। तो मेहरगढ़ से भारत में कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। ये सारा मैंने आपको कल बताया था। फिर एक और स्थान पड़ता है नवपाषाण काल के स्थानों में, कुछ इंपोर्टेंट स्थान, जैसे मैंने बताया था बुर्जहोम, जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उठा के देख लीजिए। किसी भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का, आईएएस का भी पहले पूछता था ज्यादातर आईएएस में, अब थोड़ा कम पूछता है फैक्चुअल। लेकिन यूपी पीसीएस की बात करें, आपके बिहार की तो हम बात कर रहे हैं, तो हम पढ़ा ही रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर ले या हम बात करें तो आपका ये एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, तो सब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गड्ढा घर कहां से मिलते, जिसको हम गर्तावास कहते हैं, डेवलिंग पिट्स कहते हैं। मनुष्य क्या था, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें झोपड़ी घर बना के रहता था। कहां से मिलती है ये जानकारी? बुर्जहोम से। दूसरी इंपोर्टेंट बात, बुर्जहोम से हमें क्या है, मनुष्य के कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल कब्र से पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई जब किसी मानव मनुष्य की मौत हो जाती थी तो कुत्ते को मारकर उसके साथ दफना दिया जाता था। लोग ऐसा सोचते थे कि इसको जरूरत पड़ेगी, अब ये किसी और दूसरी दुनिया में जा रहा है, इसलिए दफना दो। कुछ औजार, कुछ टूल्स वगैरह भी उसकी कब्र में रख दिए जाते थे। तो मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य, एविडेंस कहां से मिलता है दोस्तों? तो कहां से मिलता है? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर, नवपाषाण काल का एक स्थान। एक और उसकी मुख्य विशेषता, बुर्जहोम से बहुत सारे हमको बोन्स टूल्स मिले, मतलब हड्डी के औजार और हथियार मिले। इंपॉर्टेंट है, क्लियर याद रखना। फिर पड़ता बेलन वैली, इलाहाबाद, मिर्जापुर, प्रयागराज जिसको कहते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज। बेलन वैली में एक जगह पड़ती है, एक साइट है, एक प्लेस है, कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा से भी हमको पहली बार चावल के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पुराने चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कौन सी जगह? कोल्डी हवा। समझ में आ रही बात है? और कुछ हिस्टोरियंस तो ऐसा बताते हैं कि भाई दुनिया में सबसे पहले चावल की जो खेती बाड़ी शुरू हुई थी वो यहीं कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश, बेलन वैली, मिर्जापुर, इलाहाबाद वाला एरिया, वहां से स्टार्ट हुई थी। क्लियर है? तो भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कोल्डी हवा, बेलन वैली, इलाहाबाद, यूपी। क्लियर इतना? फिर आपका बिहार जीके के उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद, सारण जिला। चिरांद कहां पे है? चिरांद, सारण जिला, बिहार में। तो चिरांद, सारण जिला, बिहार में जो जगह पड़ती है, यहां से भी हमको नवपाषाण काल के हड्डी के औजार मिले हैं, बॉन्स टूल्स मिले हैं। याद रहेगा इतना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साइट को याद करेंगे, बिहार जीके के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद, सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार, जहां से हमको बॉन्स टूल्स, हड्डी के औजार मिले हैं। क्लियर इतना आप सभी को? तो ये हमने नवपाषाण काल में देखी सारी चीजें। अब नवपाषाण काल के बाद जो अगला टॉपिक छोटा सा आता है, जिसको हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज। ताम्र मतलब, कैल्को मतलब तांब, मतलब तांबा, ठीक है? ताम्र मतलब तांबा, और पाषाण तो आप जानते ही हैं, लिथ मतलब वही, ठीक है? इसका मतलब होता है पाषाण यानी स्टोन, ठीक है? तो अब यहां पे ऐसा टाइम पीरियड आया जब मनुष्य ने पाषाण यानी स्टोन के साथ साथ, पाषाण के उपकरणों के साथ साथ, हमने अब पहली बार हमने एक धातु का यूज किया है जिसका नाम है तांबा। तो अब हम अपनी जरूरत का सामान, जैसे कुछ टूल्स हैं, हथियार हैं, या कई बार अपने खुद के लिए गहने जेवर वगैरह बनवाने होते हैं, ऑर्नामेंट्स, तो अब हम किसका यूज करने लग गए? तांबे का यूज करने लगे। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें स्टोन यानी पाषाण के साथ साथ, पत्थर के साथ साथ हम अपनी जरूरत का सामान तांबे से भी बनाने लग गए, तो उस टाइम को कहा गया था कैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल। अब यहाँ पे तांबे के भी टूल्स और इंप्लीमेंट्स हैं, और हम तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर यानी पाषाण के औजार भी हम अपनी जरूरत के लिए
बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड जब हमने स्टोन के यानी पाषाण के साथ साथ तांबे का भी यूज करना सीखा तो उसको कहा गया ताम्रपाषाण काल। तो सबसे यहां से क्वेश्चन बनता पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला मेटल कौन सा था मनुष्य ने जो यूज किया अपनी आवश्यकता के लिए, तो कौन सा था? तांबा यानी कॉपर। समझ रहे हैं आप? तो कॉपर तांबा पहला धातु था जिसको मानव ने यूज किया था। फर्स्ट मेटल, पहला धातु। समझ रहे हैं आप सभी? तो ये था पहला धातु, ठीक है, जिसको मनुष्य ने यूज किया था। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस धातु को मानव ने सबसे पहले यूज किया। तो कौन सा धातु है? तांबा, कॉपर, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले यूज किया। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट है, यहां तक समझ गए? तो ये ताम्रपाषाण काल है। अब यहाँ पे जो शुरुआत नवपाषाण काल मेहरगढ़ से हुई थी, वही शुरुआत मतलब उसी विकास को, उन्हीं बातों को अब भारत के अलग अलग एरियाज में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। मतलब कहने का यह है, अब इस ताम्रपाषाण काल में भारत के बहुत बड़े अलग अलग इलाकों में खेती बाड़ी शुरू हो गई है, गांव बसने शुरू हो गए हैं और पॉपुलेशन, जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो ताम्रपाषाण जो कल्चर है वो धीरे धीरे इस तरह से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड में क्या है आता है और चीजें चल रही होती है। क्लियर है? तो अब इस ताम्रपाषाण काल से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपोर्टेंट संस्कृतियां हैं, कुछ साइट हैं, उनको देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो अब हम स्टोन एज के बाद अगला जो टॉपिक है, अगली जो एज आएगी, अगला जो काल होगा उसको कहलेंगे ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे क्या क्या करते हैं, अगर हम इनको शॉर्ट में देखते हैं कि भाई ताम्रपाषाण काल के लोगों की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो वही हैं जो हमने नवपाषाण काल में देखे। लेकिन अब वो थोड़े से बड़े स्तर पर चीजें और ज्यादा फैल रही हैं और लोग ज्यादा चीजों को जान रहे हैं। खेती बाड़ी बड़े स्तर पर हो रही है, लोग घर बार बना के रह रहे हैं, खेती बाड़ी और बर्तन बनाना सीख रहे हैं, टूल्स हैं स्टोन के तो है ही है, साथ साथ तांबे से भी हम अपनी जरूरत का सामान, औजार, हथियार वगैरह बनाना सीख रहे हैं। तो इस ताम्रपाषाण काल की विशेषता क्या क्या हो जाएंगी? वही सारी विशेषता हो जाएंगी। जैसे कि नंबर 1 कृषि का उत्पादन है। कृषि में मैंने आपको बताई था, जौ है, गेहूं है, ठीक है, जौ, गेहूं, कपास, ठीक है। तो इस तरह के सारी खेती बाड़ी के जो अनाज है वो उगाए जा रहे हैं। ये भी अब क्या है, खेती बाड़ी, पशुपालन अभी भी कर रहे हैं, पशुपालन, और क्या है, घर बना के अभी भी रहते हैं कच्ची और मिट्टी के, ठीक है, घर बना के रह रहे हैं, बर्तन वगैरह बहुत अच्छे बना रहे हैं। और अब यहाँ पे इन्होंने ये तांबे का भी काम करना शुरू कर दिया, तो तांबे के काम में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं अब ये, ठीक है, बहुत अच्छे कॉपर स्मिथ बन गए हैं। तांबे का यानी तांबे का यूज करके अपनी जरूरत के लिए क्या बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं। समझ में आ रही बातें? तो ये ही सारी विशेषताएं हैं जो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी और इस टाइम तक आते आते वो भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर उन चीजों को मानव के द्वारा किया जा रहा है। पशुपालन अभी भी हो रहा है, खेती बाड़ी चल रही, बड़े पैमाने में घर बनाकर रह रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, गांव बढ़ रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, इसके अच्छे से टूल्स वगैरह बना रहे हैं। टूल्स सब किसके हो जाएंगे? कॉपर के, तांबे के और स्टोन के। औजार जो है उसके काटने छीलने के औजार तांबे के औजार हैं, और किसके हैं? पाषाण के औजार हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ये ही कहते हैं। और कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा हमको जैसे कांसे वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन वो कुछ बहुत लिमिटेड और कुछ एकाध ही स्थान पे है। ज्यादातर ये लोग तांबे और इसका ही यूज कर रहे हैं, और तांबे का भी कोई बहुत बड़े लेवल पे इतना यूज नहीं किया था। ज्यादातर ये स्टोन के ही औजारों का यूज करते थे, लेकिन एक नया धातु बनाना सीखा, एक नया मेटल का यूज करना सीख लिया, धीरे धीरे इसके का भी अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, तांबे का भी। क्लियर है आप सभी को? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। अब ज्यादातर कच्ची घास फूस के मिट्टी के घर बनाते हैं या कच्ची ईंटों से घर बनाते हैं, पक्की ईंटों से इनका अभी तक कोई परिचय नहीं है या उनकी जानकारी इतनी इनको नहीं है। क्लियर है? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाण काल की जो साइट है, स्थान है, जो कल्चर है, संस्कृति है, उनके नाम लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें इस ताम्रपाषाण में किस किस टॉपिक को हमें करना और क्या क्या हमें पढ़ना है। क्लियर है सभी को इतना? तो जिन चीजों की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, वो ही चीजें अब इस ताम्रपाषाण काल में आके बड़े पैमाने पर भारत में अलग अलग जगहों पर
फैलनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं आप सभी? तो ये इस तरह से ताम्रपाषाण काल है, इसको हम देखते हैं। समझ रहे हैं आप? ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित हमारे पास 2-3 स्थान है और संस्कृतियों के नाम है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे आहार संस्कृति, आहार संस्कृति राजस्थान, इसको आहार संस्कृति राजस्थान, इसको कई बार ताम्रवती भी बोला जाता है। ताम्रवती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तांबे का यूज होता था। तो आहार संस्कृति जो राजस्थान में है, जो ताम्रपाषाण काल के अंदर ही एक संस्कृति है जिसका नाम है आहार संस्कृति, जिसको कई बार क्या बोला जाता है, ताम्रवती भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रवती, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर तांबे का यूज होता था, तो इस वजह से आहार जो संस्कृति है वो फेमस हो गई ताम्रवती के नाम से। ठीक है, दूसरा एक और है यहाँ पे गिलुंद संस्कृति। गिलुंद संस्कृति ये आपकी है राजस्थान। तो ताम्रपाषाण काल के अंदर राजस्थान में 2 जगहों से आहार और गिलुंद से हमको इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। जैसे कि ये लोग पशुपालन करते थे, खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, मिट्टी के घर बना के रहते थे, ठीक है, और आहार का तो नाम ताम्रवती पड़ गया क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर तांबे की वस्तुएं, तांबे के औजार और जरूरत का सामान बनाया जाता था। और गिलिंद भी एक राजस्थान में स्थान पड़ता है, तो यहाँ से भी हमको ताम्रपाषाण के काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आहार संस्कृति किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या कहे तो ताम्रपाषाण काल, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो किससे संबंधित आहार संस्कृति? ताम्रपाषाण काल से। कहां पे? राजस्थान में। या ताम्रवती किस संस्कृति को कहा जाता था? तो आहार संस्कृति को। सीधे क्वेश्चन है। गिलुंद संस्कृति कहां पे थी? राजस्थान में। किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। सुनाई बातें? यस। तो ये रहा यहाँ पे। अब फिर इधर ही एमपी में, ये हमने राजस्थान में देखा। अब हम बात करते हैं एमपी में। एमपी में कुछ स्थान है जहां से हमको ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती। एमपी, एमपी में जैसे बात करेंगे मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ठीक है, एरन संस्कृति, और नेवदा टोली। नेवदा टोली ये कहां पे है? एमपी में। सुनाई बातें? तो एमपी के अंदर मालवा संस्कृति है, ठीक है, एरन संस्कृति और नेवदा टोली। तो इनमें नेवदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेवदा टोली। क्लियर है? तो ये ताम्रपाषाण काल के समय मध्य प्रदेश के अंदर ये कुछ अलग अलग जगहों पर यहाँ के ताम्रपाषाण काल के लोग अपना घर बनाकर खेती बाड़ी, पशुपालन, ठीक है, और तांबे की वस्तुओं का यूज करके अपना जीवन यापन करते थे। तो सीधा पूछेगा कि एरन संस्कृति कहां पर है या किस काल से संबंधित है, या नेवदा टोली संस्कृति कहां पे, किस काल से संबंधित है? तो कहां पे है आपका? ये एमपी के अंदर। क्लियर है? इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात एक है, मालवा संस्कृति के जो बर्तन है जिनको कहते हैं ना मृद भांड, पोट्री जिनको कहते हैं, तो मालवा संस्कृति के जो मृद भांड हैं, बर्तन यानी, ठीक है, जो मिट्टी के बनाए गए हैं मृद भांड, तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं। मालवा संस्कृति किस लिए फेमस है? अपने मृद भांडों के लिए, अपने मिट्टी के बने हुए बर्तनों के लिए, ठीक है, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ के मिट्टी के बर्तन जो थे बहुत उत्कृष्ट थे, यानी
बहुत अच्छे थे। समझ में आई बातें? तो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि सब ताम्रपाषाण संस्कृतियों में सबसे अच्छे मिट्टी के बर्तन मृद भांड किस संस्कृति के थे? तो किस संस्कृति के थे? मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति किस लिए फेमस है? अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए, मतलब अपने बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तनों के लिए ये मालवा संस्कृति जानी जाती है। क्लियर है इतना? तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि याद भी हो जानी चाहिए। क्लियर है आप सभी को? और नेव द टोली, तो ये लोग थोड़े से और एडवांस थे। ये तो नेव द टोली एक तरह से छोटा सा कस्बे का रिप्रेजेंटेशन करती थी। समझ में आई बातें? हाँ जी। तो मालवा संस्कृति किस लिए फेमस है? अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए, मतलब अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत ही अच्छी संस्कृति थी, बहुत ज्यादा ये जानी जाती। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, चलिए। तो ये कर लिया आपने, नोट कर लिया होगा। ठीक है, राजस्थान में और ये एमपी में है तीनों। अब हम महाराष्ट्र में भी और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है जोरवे, जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति, एक जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। फिर ये महाराष्ट्र है, इन्हीं में से कुछ इंपोर्टेंट है जैसे कि इनाम गांव, दायमाबाद। ठीक है, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है आपका। क्लियर है? क्लियर? तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन सी संस्कृति थी? जोरवे संस्कृति। और इस जोरवे संस्कृति के या ताम्रपाषाण काल के जो कुछ इंपोर्टेंट महाराष्ट्र में जो स्थान पड़ते हैं उनमें से इंपोर्टेंट है जैसे कि आपका इनाम गांव हो गया और दायमाबाद हो गया। ठीक है, ये भी एमपी में ही पड़ते हैं। सॉरी, एमपी नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो इंपोर्टेंट है कि जोरवे संस्कृति कहाँ पे है, या जोरवे संस्कृति या महाराष्ट्र में जो संस्कृति थी, ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी, उनमें से कौन कौन सी इंपोर्टेंट है जैसे कि इनाम गांव और दायमाबाद। क्लियर है? तो इनाम गांव और दायमाबाद के जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो भी खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे और तांबे की वस्तुओं का अपने जीवन में इस्तेमाल यानी यूज किया करते थे। क्लियर है? और जोरवे संस्कृति की खास बात यह है कि यहाँ पे जब किसी नौजवान की डेथ हो जाती थी तो उसके पैर काट दिए जाते थे, तब उसे दफनाया जाता था। ठीक है, पैर काट दिए जाते थे उसके, जिससे कि वो व्यक्ति आधे पैर काट दिए जाते थे जिससे कि वो भूत ना बने, और भूत बन भी जाए तो चल ना सके। ये एक अंधविश्वास पे आधारित उनकी खुद की क्या थी, मान्यता थी। समझ रहे हैं आप सभी? हाँ जी। तो जोरे संस्कृति में जब नौजवान व्यक्ति कोई मर जाता था उसके आधे पैर काटकर उसको दफना दिया जाता था जिससे कि वो भूत ना बने और चल ना सके। तो ये एक अंधविश्वास में वो विश्वास करते थे, इस तरह से उनका ये अंधविश्वास था। तो यहां से वो सारी चीजें मिली हैं जो आपके उधर से मिली। समझ में आई बातें? तो ये कुछ ताम्रपाषाण काल के कुछ इंपोर्टेंट संस्कृतियां थी, ताम्रपाषाण संस्कृतियां कहते हैं इनको, या ये अलग अलग जगहों से हमें ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र में जोरवे, इनाम गांव, दायमाबाद ये इंपोर्टेंट है, और इधर एमपी में मैंने आपको बता दी और राजस्थान का मैं आपको बता चुका। क्लियर है? तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। और ये राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के जो लोग थे ज्यादातर ये जैसे कि गेहूं, जौ, ठीक है, बाजरा, तो इस तरह के अनाजों का इस्तेमाल करते थे, इस तरह के अनाज ये खाते थे। ठीक है, अब ऐसे साउथ में भी कुछ छोटी मोटी ऐसी संस्कृतियां थी। और अपने ये तो होगी वेस्ट में थोड़ा सा, अपने अगर हम ईस्ट की बात करें, पूरी भारत की बात करें, तो पूरी भारत में भी इस ताम्रपाषाण काल में ऐसे ही अलग अलग जगहों पर ऐसे ही लोग रहते थे और अपना
खेती बाड़ी करके, शिकार करके, कृषि करके, पशुपालन करके अपना जीवन यापन किया करते थे। समझ में आ रही बातें? तो ज्यादातर ये इधर के लोग इस गेहूं, जौ, बाजरा इस तरह के अनाजों का उत्पादन करते थे खेती बाड़ी के द्वारा और अपना जीवन यापन करते थे। क्लियर आप सभी को? और पूर्व के जो लोग हैं उनकी एक जो विशेषता है, उनके भोजन से संबंधित, खान पान से संबंधित, यानी ताम्रपाषाण काल के अंदर ही, ताम्रपाषाण काल के अंदर ही पूरी भारत की जो संस्कृतियां थी, उनका जो खान पान था जैसा उस समय था, वो आज भी उसी तरह का कल्चर चला रहा है पूरी भारत में। अगर हम ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं पूरी भारत में, तो पूरी भारत में जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां थी, ठीक है, ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां थी पूरी भारत में, वो ज्यादातर दाल भात का यूज करते थे। दाल भात हो गए, ठीक है, मच्छी हो गई, ठीक है, दाल भात, मछली, समझ रहे हैं आप सभी? तो ये दाल भात वाला ये खान पान का जो कल्चर है वो आज भी चला रहा है इधर पूरी भारत में। आज भी लोग इधर, ठीक है, दाल भात चावल, ठीक है, वो खाते हैं और मछली का भी सेवन करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में भी ताम्रपाषाण काल का जो मनुष्य था, जो पूरी भारत में रहता था, जो ताम्रपाषाण काल की जो पूरी भारत की संस्कृतियां थी, वो अपने खान पान में दाल भात, मछली वगैरह का सेवन करते। क्लियर है? तो आज भी इधर पूर्व के लोग दाल भात और मछली खाते हैं। समझ में आई बातें? और नॉन वेज वेज दोनों तरह का मांस खाया जाता था, ठीक है, हाँ जी, मतलब नॉन वेज और वेज दोनों तरह का खान पान था। ये ताम्रपाषाण कालीन जो लोग थे, मांस यानी नॉन वेज भी थे, और ये आप देखिए ना, दाल भात चावल रोटी, इस तरह से वेज उनका खान पान भी था। तो दोनों तरह का था, ठीक है। सुअर के मांस को ज्यादा पसंद नहीं करते थे लोग, ठीक है, हाँ जी। तो खान पान कैसा है? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का इनका भोजन था ताम्रपाषाण काल के लोगों का। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने जो आपको ताम्रपाषाण काल से बताई है। तो यहाँ सीधे क्वेश्चन आते हैं कि मालव संस्कृति किससे संबंधित है, या एरन संस्कृति, नेवदा टोली, ठीक है, या आपका जोरवे संस्कृति पूछ लेगा, इनाम गांव पूछ लेगा कि वो किस काल से संबंधित है। समझ में आ रही बातें? आहार, गिलुंद, इस तरह से पूरी भारत के लोगों का खान पान कैसा था, दाल भात और मछली। पश्चिम यानी जो ये राजस्थान एमपी के जो लोग थे इस समय के, ज्यादातर गेहूं चावल बाजरा जौ इस तरह से खाते थे। चावल कम और गेहूं बाजरा और जौ ज्यादा खाते थे लोग। चावल इधर ईस्ट में ज्यादा खाया जाता, और वही कच्चे घरों में, मिट्टी के घास फूस घरों में रहते थे, आयताकार और वर्गाकार इस तरह के उनके घर होती थी, झोपड़ियां होती थी। समझ रहे? खेती बाड़ी, पशुपालन और ये सारा काम वो लोग किया करते थे। क्लियर है इतना सभी को? तो उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक जो अब तक मैंने क्लियर यहाँ पे डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? और एग्जाम के उससे इंपोर्टेंट है, याद रखना, मालवा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? अपने मिट्टी के बहुत अच्छे बर्तनों के लिए जानी जाती थी। क्लियर है इतना आप सभी को? तो ये टॉपिक जो ताम्रपाषाण काल का टॉपिक है ये आपका खत्म होता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि सबसे पहले कौन से धातु का यूज किया, तो तांबा यूज किया था मनुष्य ने। ताम्रपाषाण काल की निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, कौन सी नहीं है? तो जो जो मैंने नाम लिखवाए उनमें से होंगे तो टिक लगा देना, ये बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट यही संस्कृतियां हैं, ठीक है। और इससे अलग हो गए तो उसको गलत कर देना क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी इस ताम्रपाषाण काल की, तो मैंने आपको सभी बताती हैं, ठीक है। ज्यादातर ये लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब कि आग लगा के जंगल को साफ किया, खेती बाड़ी की, और फिर उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह ऐसे थोड़ा बहुत जंगलों को जला वला कर साफ किया, फिर वहां खेती की। तो इस तरह से जगह को बदल बदल कर ये लोग क्या करते थे? स्लैश बर्न यानी झूम खेती किया करते थे। क्लियर है? और बड़ी मुश्किल से बस अपने खाने लायक ये लोग उत्पादन करते थे, कोई बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता था इस, ठीक है, क्योंकि पत्थर और उससे तांबे से कितना आप खेती बाड़ी कर पाओगे? जमीन सख्त है तो उसे खोदने के लिए कोई हमारे पास मजबूत औजार होने चाहिए, जैसे लोहे का, कांसे का। लोहे कांसे की जानकारी इनको अभी है नहीं है। कांसा थोड़ा बहुत है, किसी व्यक्ति को थोड़ी सी कोई जानकारी है, लेकिन वो बड़े लेवल पर नहीं फैला है। बस तांबे और ज्यादातर किस तक सीमित है? पत्थर के औजारों। क्लियर है आप सभी को इतना? तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है, खत्म होता है, जिसका नाम था ताम्रपाषाण काल।
तो एक बार ये चीज़ों को देख सकते हैं आप। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस चीज़ें समझ में आई होंगी और इस बात की हम आपको पूरा गारंटी दिलाते हैं, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग अपना समय देकर सीरियस होकर अगर मेहनत करेंगे तो बीपीएससी 66वां जो आपका आया है प्रीलिम्स यानी पीटी, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप समय देकर सीरियस होकर मेहनत करोगे तो आपका 66वीं बीपीएससी का पीटी नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी। और हर लेक्चर से, हर क्लास से क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम, इस बात की गारंटी। और पूरा कोर्स करवाया जाएगा और ये पूरा कोर्स जो है सबके लिए बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, इसका कोई पैसा नहीं है। समझ में आ रही बातें? यस। चलिए, तो ये टॉपिक खत्म होता है हमारा और अब हम शुरुआत करते हैं अगला एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है इतना सभी को? सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा। चलिए, तो अब अगला टॉपिक देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता। या इसका दूसरा नाम मिलता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है इतना। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो कौन सा टॉपिक आज हमारा? सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्लियर इतना आप सभी को? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीपीएससी पीटी के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया होगा कि हिस्ट्री में जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं, ठीक है, उनमें आज तक भी कुछ डेट को लेके, किसी तथ्य यानी फैक्ट को लेके आज तक भी क्या है, उनमें एक तरह से डिबेट यानी बहस का मुद्दा बना हुआ है। कुछ चीजें आज तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। कुछ अच्छी जो बुक्स हैं, जो यूनिवर्सिटी, जो भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अच्छी नामी यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में जो पढ़ाने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जो बुक्स चलती हैं, उन बुक्स में भी अलग अलग राइटर्स के अपने अलग अलग कुछ विचार हैं, जिनमें थोड़ा सा डेट को लेके कुछ इतिहासकार कुछ अलग डेट मानते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ अलग डेट मानते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट को लेके भी इसी तरह का अभी तक एक तरह से बहस का मुद्दा यानी एक तरह से डिबेट यानी एक तरह से विवाद बना हुआ है। कुछ चीजें क्लियर 100% आज तक हिस्ट्री की नहीं हो पाई हैं, किसी डेट को लेकर, किसी कोई फैक्ट को लेकर, या किसी इस तरह के और इतिहास के किसी मुद्दे को लेकर। समझ रहे हैं बातें? तो हम सारी चीजों को देखते हुए जो एक जिस पे कुछ बातों पर कुछ इतिहासकार सहमत है, तो उन चीजों की हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम इस हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो इस हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था ना भाई, ये कितने समय पहले थी या कब थी ये सभ्यता, तो उसको लेके अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना टाइम बताते हैं। समझ में आ रही बातें? लेकिन फिर भी जो मैंने बताया ना, भारत सरकार की जो एक बुक है एनसीईआरटी, उसकी जो बातें बहुत ऑथेंटिक, मतलब बहुत विश्वसनीय और प्रमाणिक मानी जाती हैं, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे चीजों को देखेंगे और करेंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं इसकी डेट, तो जो एनसीईआरटी है वो 2500 से लेके 1700 तक बताता है। वैसे ये ही जो डेट है ये ज्यादा इसकी मानी गई है इतिहासकारों के बीच में, बीसी यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, दूसरी अगर जैसे कार्बन डेटिंग है ना, मतलब
एक नई टेक्निक है, तकनीक है कार्बन डेटिंग, ठीक है, जिससे हम पुरानी जो चीजें होती है उनका टाइम पता करते हैं C14 नाम से, ठीक है। कार्बन 14 C14, कार्बन 14 एक नई टेक्निक है, यानी जिन वस्तुओं में जिसमें जैसे मानव है, पेड़ पौधे हैं, जिनमें कार्बन पाया जाता है, तो उनका काल कितना है, या वो चीजें जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कितने दिन पुरानी हैं, तो उसका पता लगाने के लिए एक नई तकनीक आई है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग 14। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम माना गया है वो 2300 से लेके 1750 माना गया है। क्लियर है? BC यानी ईसा पूर्व में। तो एग्जाम में देखिए जहां से थोड़ा इस तरह से विवाद होता है ना, डेट क्लियर नहीं आज तक, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, लेकिन कभी कभार अगर क्वेश्चन बन ही जाए तो आप अपने ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा देखेंगे जो इसके बीच में हो, इसी के आसपास हो। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम में 2600 से ले 1800 दे सकता है, या 2300 की जगह 2400 या इसको 1800 तक दे सकता है ना। तो इसी के आसपास थोड़ा बहुत 10 या 100 साल ऊपर नीचे होगा, तो इसी के आसपास आपको टिक लगाना है। वैसे आते नहीं वहां से क्वेश्चन जहां से विवाद होता है किसी डेट को लेके, किसी फैक्ट को, तथ्य को लेके, ठीक है। फिर भी अगर कार्बन डेटिंग की बात करते हैं C14 के अनुसार ये माना गया है इतने ईसा पूर्व में, और जो जर्नली जिसको थोड़ा सभी इतिहासकार मानते हैं कि भाई लगभग ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अपने जो कहते हैं ना एक मैच्योर पीरियड होता है, परिपक्व अवस्था उसकी जो थी वो ये थी 2500 से लेके 1700 ईसा पूर्व में। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में यहां से पहली बात आएगा नहीं, अगर आता तो इसी के आसपास कोई डेट होगी उस पर टिक लगाएंगे, बाकी और जो 3 ऑप्शन होंगे उसको आप आसानी से निकालोगे, बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है ना। यस। तो आज से कब की बात पढ़ रहे हैं हम? 2500 तो वो हो गया, और 2000 ये हो गया, तो लगभग हम 4500 वर्ष पहले जो हमारी एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, भारत की सभ्यता, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस समय विश्व में अलग अलग जगहों पर 2 और प्राचीन सभ्यताएं थी, जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता। ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र देश पड़ता है अफ्रीका में वहां पे, और दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया ये आपका इराक, और तीसरी अपनी ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो दुनिया की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें शामिल है हमारी हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि मिस्र की सभ्यता, कहां पे? मिस्र सभ्यता, मिस्र की सभ्यता मिस्र देश में पड़ेगी अफ्रीका में, और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये जो सभ्यताएं थी इसके समकालीन थी अपनी ये हड़प्पा सभ्यता, यानी दुनिया की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें शामिल थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है इतना? तो ये तो उसका टाइम रहा। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? तो ऑप्शन होगा मिस्र होगा या मेसोपोटामिया, इराक में। मेसोपोटामिया कहां पे? इराक में। क्लियर है? कई बार इसको दूसरा एक और नाम भी मिल जाता है, सुमेरियन सभ्यता भी बोल देते हैं इसको, सुमेरियन सभ्यता। जैसे 2 नाम ही मिलते हैं भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ऐसे यहाँ पे सुमेर इस सभ्यता का एक बहुत इंपोर्टेंट प्लेस था, बहुत बड़ी साइट थी, एक बहुत बड़ा इसका एक नगर था सुमेर, सुमेरियन सभ्यता कह देते हैं। क्लियर है इतना सभी को? तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, मैं साथ साथ आपको बताता चलता हूँ कि ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो उन सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले। क्लियर है इतना आप सभी को? ठीक है, यस। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? मिस्र की सभ्यता अफ्रीका में, और मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता कहां पे हो जाएगी? इराक में, और अपनी ये हड़प्पा सभ्यता तो है ही है। क्लियर आप सभी को इतना? ठीक है, यस। तो ये हमने यहां तक पढ़ा। अब हम यहाँ पे इस सभ्यता की कुछ और मुख्य मुख्य बातों को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आपने ये चीजें लिख ली होंगी, ठीक है? हाँ जी, क्लियर इतना आप सभी को? यस। तो एक बार इसको देख लें, आप लिख लें, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक सुमेरियन सभ्यता ये है, सुमेरियन सभ्यता, इराक, मेसोपोटामिया। यस, ठीक है, चलिए। तो आज हम
ये हमारे जो पूर्वज थे सिंधु घाटी के लोग, ये बहुत ही एडवांस थे ये, ठीक है। ये सिंधु घाटी के जो लोग थे हमारे पूर्वज, ये बहुत एडवांस थे। तो यहां से जैसे कि अगर आपसे पूछे कि भाई नवपाषाण काल की संस्कृति या ताम्रपाषाण संस्कृति, वो क्या थे वो लोग, कहाँ रहते थे ताम्रपाषाण के लोग या नवपाषाण काल के लोग, शहरों में रहते थे या गांवों में रहते? तो वो कैसी संस्कृतियां थी? वो ग्रामीण संस्कृतियां थी। जबकि ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, कैसी सभ्यता है? ये शहरी सभ्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। इसकी कुछ मुख्य मुख्य विशेषता लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता नंबर 1, कैसी सभ्यता है? ये शहरी सभ्यता है। लोग बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे शहर थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? तो कैसी सभ्यता है ये? शहरी सभ्यता है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो नाम आप सुने होंगे, कभी पढ़े भी होंगे, तो ये इस सभ्यता के बड़े बड़े शहर थे। लोथल, धौलावीरा, ठीक है, कालीबंगा, बनावली, ठीक है, इस तरह के स्थान, चानूदरो, मोहनजोदारो, ये सब क्लियर है। सुरकोतड़ा, समझ रहे हैं आप सभी? यस, अभी बताएंगे सारी चीजें। तो कैसी सभ्यता है ये दोस्तों? कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। तो लोग कहां पे रहते हैं इस सभ्यता के? शहरों में रहते हैं, ठीक है। दूसरी और इसकी एक विशेषता नंबर 1, मैंने बताया कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा धातु यूज किया था? कॉपर यानी तांबा, ठीक है। तो ये और एडवांस निकल गए। अब इन लोगों ने तांबा और टिन को मिला के एक नई धातु बना ली, जो कहा जाता है कांसा, ब्रॉन्ज। तो ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण सभ्यता थी, ठीक है, लोह युग की सभ्यता थी या कांस्य युग की सभ्यता थी? तो कौन सी सभ्यता है ये? कांस्य युगीन सभ्यता है ये। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता। और कांसा किससे बनता है? तांबा, कॉपर और टिन को मिला के बनता। समझ में आई बात है? ठीक है। पाषाण वगैरह तो अभी भी यूज हो रहा है, पाषाण भी यूज हो रहा है, कॉपर तो है ही है, कॉपर के बिना तो कांसा बनेगा ही नहीं। तो ये मत सोचना ना कि यहाँ पे अब कांसे के अभी अपने औजार बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, ठीक है, अपनी जरूरत का और सामान बना रहे हैं, कुछ मूर्तियां बना रहे हैं, कुछ और भी जरूरत के सामान वगैरह अब ये कांसे से बनाना। तो एक इन्होंने नई टेक्नोलॉजी सीख ली है कि दो धातु को मिलाकर एक नई धातु बना ली, एक नया मेटल बना लिया, जिसका नाम है ब्रॉन्ज यानी कांसा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता थी या लोह युगीन सभ्यता थी या पाषाण युगीन सभ्यता थी? पाषाण अभी भी है, ताम्र अभी भी है, लोहा नहीं मालूम था इनको। तो लोहे की कोई जानकारी, आयरन की कोई जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी के लोगों को। तो किस युग की सभ्यता है ये? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता है। क्लियर इतना सभी को? तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जैसे इसकी शेप कैसी थी? ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। तो यहां से पूछेगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, जो उसकी शेप थी, वो कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। कैसा आकार इसका? त्रिभुजाकार, ट्राइंगल शेप में थी। कैसी शेप में थी ये? ट्राइंगल शेप, त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था, क्षेत्रफल था। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, एरिया में मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी थी ये, आकार में, क्षेत्रफल में, ठीक है। यस, समझ में आई बातें? तो नंबर 1 शहरी सभ्यता, शहरों में लोग रह रहे हैं। नंबर 2 कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है, नया धातु बना लिया कांसा। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कितना है क्षेत्रफल? लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात है? और एक और इसकी जो मुख्य विशेषता है इस सभ्यता की, इसकी जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम इसका अपने आप में बहुत अच्छा और यूनिक था। जल निकास प्रणाली, क्लियर है इतना?
और ये लोग, इनकी जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो क्या करते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, विदेशों के साथ भी इन लोगों का व्यापार होता था, लेन देन होता था। तो ये अपने आप में बहुत ही विकसित सभ्यता थी, बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, विकसित सभ्यता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। ठीक है, तो ये कुछ इस सभ्यता की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है? यस। तो एक बार इनको लिख लें जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बताया हुआ है। शहरी सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूछता है एरिया कितना है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार सही करके लिख लें कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और जल निकास प्रणाली इसकी बहुत अच्छी थी, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी ये लोग करते थे। विदेशों के साथ भी इन लोगों का संबंध था, विदेशों से, और व्यापार होता था। क्लियर है इतना आप सभी को? तो इन चीजों को आप नोट डाउन करें। क्लियर है? यस। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबने लिख लिया होगा, कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीजें किस तरह से यहाँ पे हमारे सामने थी, और ये लोग क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है ना। किस सभ्यता, इस सभ्यता के जो नगर हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ हैं, और किस इतिहासकार ने या किस खोजकर्ता ने उनको खोजा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और करेंगे। क्लियर है? यस। तो ये जो सभ्यता थी हमारी अंग्रेजों के जमाने में खोजी गई थी। तो एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय जो एक विभाग था जिसको कहते हैं पुरातत्व विभाग। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे था, भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण था, एएसआई जिसको कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं एएसआई, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो डायरेक्टर जनरल था वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के अंडर में इस सभ्यता की क्या हुई थी, खोज हुई थी, और इसकी खुदाई हुई थी। सभ्यता की खुदाई और खोज किसने करवाई थी? एक अंग्रेज जिसका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। 1920 के बाद से शुरुआत हो गई थी, 1920। ठीक है, जॉन मार्शल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल था, जिसने इस सिंधु घाटी सभ्यता की क्या करवाई थी, खुदाई करवाई थी, खोज करवाई थी। ठीक है, यस। तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी या थोड़ा थोड़ा सा 1850 या उससे पहले चीजें थोड़ी थोड़ी सी पता लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक सही तरीके से, एक विधिवत रूप से, एक औपचारिक रूप से जो इस सभ्यता को हमारे सामने जो लेके आए, जो खुदाई हुई अलग अलग नगरों की, वो सब काम जो शुरू हुआ था वो एक सही तरीके से प्रॉपर एक विधिवत रूप से स्टार्ट हुआ था जॉन मार्शल के आने के बाद। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, यस। जॉन मार्शल के अंडर सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में से किस एक विद्वान के निरीक्षण में की गई थी? तो जॉन मार्शल, 1920 के बाद। क्लियर है? यस। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये रही बात यहाँ पे। अब जैसे कि नाम की बात करते हैं, भाई ये नाम कैसे पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? जब हम इधर मैप देखेंगे, ठीक है, तो जो इधर पाकिस्तान में नदी बहती जिसका नाम है सिंधु नदी, तो जो जहां सिंधु नदी बहती है, तो जो सिंधु का जो एरिया है
वहीं पर सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हुई थी, तो नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। और एक दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सिंधु घाटी के बहुत सारे क्या मिले हैं? शहर मिले हैं, जगह मिली है, स्थान मिले हैं, साइट मिली है। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, तो नाम पड़ गया इसका हड़प्पा सभ्यता। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्राचीन सभ्यता की खुदाई होती है और जहां से सबसे पहले उस सभ्यता का कोई स्थल खोजा जाता है, उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले हड़प्पा, जो इस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो एक शहर था हड़प्पा, उसकी खुदाई हुई, तो नाम पड़ गया इसका हड़प्पा सभ्यता। फिर क्योंकि हड़प्पा भी इधर ही पड़ता है, सिंधु वाले एरिया में, जहां सिंधु नदी बहती है। बाद में फिर और स्थान खोजी तो बहुत सारे स्थान निकले, कई सौ स्थान निकल आए, हजारों स्थान है इसके। और आज अभी तो बहुत सारे तो स्थान ऐसे हैं जो दबे पड़े हैं, जो पाकिस्तान में हैं, उनकी खोज नहीं हो पाई है। समझ वाली बात है? तो बहुत सारे स्थान है। तो बाद में हड़प्पा के अलावा बहुत सारे स्थान मिले सिंधु घाटी में ही, तो फिर इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में देखा तो भैया, तो सिंधु से बाहर से फैले हुए, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक, जो भारत वाला पंजाब है उसमें भी। तो इस तरह से इसके ये दो नाम मिलते हैं। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो सिंधु घाटी से बाहर भी सभ्यता फैली हुई थी, तो इसका एक जो नाम है ये ज्यादा सही रहेगा, जिसका हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि ये पहले वही मिला उसी के नाम। तो इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। क्लियर है इतना सभी को? तो मैं अब मैप के द्वारा आपको कुछ इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े बड़े मुख्य मुख्य शहर थे उनको दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सिंधु घाटी किधर बहती है और कौन कौन से स्थान कहाँ पे है। मैप के द्वारा आप उनको देख लेंगे, जिससे कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है? यस। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हमारे सामने, हम देख रहे हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। और अब मैप के द्वारा मैं आपको कुछ चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, ये दिख रहा है आपको इधर? यस, सिंधु घाटी सभ्यता है। ये कुछ इंडिया का इस तरह से मैप है यहाँ पे। इस तरह से हम ये कुछ मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इधर से जो तिब्बत वाला एरिया है, जो चीन के अंडर में है, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत, ये जो एरिया हिमालय का एक भाग है, तो यहाँ से नदी निकलती है जो, और इधर बहती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। समझ रहे हैं आप? कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक है। और इसके सहायक बहुत सारी नदियां हैं, जैसे आपका सतलज, रावी, ठीक है, चेनाब, व्यास, ठीक है, सतलज। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और यहाँ पे ये नदी इधर से निकलती है हिमालय तिब्बत के यहाँ से, और इधर अपना पाकिस्तान से होते हुए, कुछ पंजाब पाकिस्तान से होते हुए, ये अपना जल इधर अरब सागर में जाकर गिरा देती है। अरब सागर इधर, इधर बंगाल की खाड़ी है यहाँ। ठीक है। ये अपना गंगा जी इधर बह रही है, और उसकी सहायक नदियां यहाँ पे यमुना जी, इधर नर्मदा है, तापी है, इधर भी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेंगई, ये नदियां आपके हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे रावी नदी के तट पे पड़ता है ये हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थान था जहां सबसे पहले खुदाई हुई थी, हड़प्पा। हड़प्पा, इधर आपका मोहनजोदड़ो पड़ेगा, इधर ही थोड़ा सा चाहनुदारो पड़ेगा, चाहनुदारो। ठीक है। राजस्थान में आपका कालीबंगा पड़ेगा, कालीबंगा। यहाँ पे लोथल है, धौलावीरा है, ठीक है, धौलावीरा, लोथल। इधर दामियाबाद है महाराष्ट्र में। क्लियर है? कालीबंगा राजस्थान में, बनावली आपका पड़ेगा हरियाणा में, बनावली। ठीक है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मांदा पड़ेगा, मांदा। ठीक है।
और इधर ये दिल्ली के पास मेरठ में एक स्थान पड़ेगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ यूपी। और इधर सबसे इधर साउथ में एक जगह पड़ेगा सुतका गैंडौर, सुक्ता गैंडौर। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो ये कुछ मुख्य मुख्य स्थान थे इस सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे हड़प्पा हो गया रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी चानूदरो हो गया, ठीक है, सुतका गैंडौर इधर हो गया बलूचिस्तान में जाके आपका पाकिस्तान के अंदर, बनावली हरियाणा में हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, लोथल और धौलावीरा कहाँ पे हो जाएंगे आपका, लोथल और धौलावीरा गुजरात में, दायमाबाद कहाँ पे हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र के अंदर, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पे यूपी में। तो ये कुछ इस सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े बड़े स्थल हैं। और अब हम एक एक करके आगे देखेंगे कि भाई यहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या हुआ है, और क्या क्या वहाँ से पाया गया है, क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। क्लियर है इतना? तो ये आज की हमारी क्लास थी और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये जो टॉपिक है इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं, जैसे हड़प्पा से क्या मिला, चानूदरो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, इन सारी बातों पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कहाँ से क्या क्या मिला है, किसी ने इन सभ्यता के स्थानों की खोज की है और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं पर अगली क्लास में।